नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोग यहाँ पर पृथ्वी की उन दशाओं के विषय में या उन गतियों के विषय में पढ़ेंगे जिसके कारण हमारे दिन रात या मौसम की स्थितियां होती हैं, साथ में जो ऋतु परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ सीजन जिसे कहें, तो ऋतु परिवर्तन होता है, उन सभी स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। इन पर अक्सर छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 21 मार्च क्या होता है, 23 सितंबर क्या होता है, 21 जून को क्या होता है। ये सब ऐसी तारीखें हैं जो हमको अक्सर कंफ्यूज करती रहती हैं। तो वो क्यों होती हैं वो तारीखें, उनके पीछे अपना एक रीजन क्या हो सकता है, और ऋतु परिवर्तन की जो दशाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, इन सभी के विषय में छोटी छोटी बातें जो पृथ्वी से संबंधित थी उनको हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। अब उसी क्रम में आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो स्वरूप है जिसके आधार पर कहीं ना कहीं चेंज ऑफ सीजन्स या ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, वैसे तो अगर हम एक साधारण स्वरूप में देखें तो मौसम की जब बात करते हैं हम, तो मौसम एक ऐसी परिघटना होती है जो प्रत्येक दिन बदलती रहती, प्रत्येक क्षण बदलने वाली होती है। अर्थात मौसम बहुत अस्थिर स्थिति वाला होता है, यह बहुत तेजी से बदलने वाला हो सकता है। सुबह मौसम बहुत अच्छा हो, शाम तक होते होते मौसम खराब हो जाए। हो सकता है सुबह बहुत तेज धूप निकली हो, दोपहर होते होते बहुत तेज पानी बरसने लगे। तो ये प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड बदलने वाली स्थिति हो सकती है। तो मौसम एक अलग स्थिति है। दूसरी, जब हम ऋतुओं की बात करते हैं, सीजन की बात करते हैं, तो वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमको सीधे सीधे दिखाई पड़ती हैं वो 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 3 प्रकार की ऋतुएं मतलब हमारी जो ग्रीष्म ऋतु होती है, हमारी जो वर्षा ऋतु होती है, हमारी जो शीत ऋतु होती है। तो हाँ, गर्मी, बरसात और जो ठंडी होती है, सर्दी होती है। तो ये जो स्वरूप होते हैं ये 3 प्रमुख रूप से होते हैं। लेकिन जब हम कालिदास को पढ़ते हैं या हम अपने कवियों को पढ़ते हैं खास तौर से, तो वो कहते हैं कि 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। 6 प्रकार की ऋतुओं में वो बसंत को भी शामिल कर लेते हैं, और ऋतुराज कहते हैं वो तो बसंत को, जो स्प्रिंग का सीजन होता है, खास तौर से जो सर्दी खत्म होने के बाद और गर्मी शुरू होने से पहले का। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ जो फरवरी मार्च के आसपास का सीजन होता है उसे हम बसंत ऋतु का समय कह सकते हैं। उसी तरह आपका उसके साथ ही पतझड़ की भी ऋतु होती है। पतझड़ जहाँ पर हमको वनस्पतियों के जो भी पत्ते हैं पुराने वो गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, और फिर बसंत शुरू होता है, अर्थात उससे हमको नए पत्ते नजर आते हैं। तो 2 ऋतुएं ये हमारे कवियों ने एक्स्ट्रा जोड़ी हैं। और साथ में ही शरद ऋतु जो है वो भी जोड़ी है। आपका शरद ऋतु जो सर्दी शुरू होने से पहले की ऋतु होती है, अर्थात गर्मी बरसात खत्म हो रही है उसके बाद फिर जो सर्दी शुरू होती है। तो इस तरह से उन्होंने 6 ऋतुएं कही, लेकिन वैज्ञानिक थ्योरी के आधार पर केवल 3 प्रमुख रूप से ऋतुएं होती हैं, और उसी के आधार पर पूरी पृथ्वी का संचालन होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो ऋतु परिवर्तन होता है, अगर हम देखें तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं, जैसा आपने पहले पढ़ भी लिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और जिसके आधार पर दिन रात होते हैं। वो एक निश्चित समय है, 24 घंटे जिस पर पृथ्वी घूमती है, और उसके आधार पर दिन रात होते हैं। तो रोटेशन जो स्वरूप है वो है। दूसरी गति होती है पृथ्वी की परिक्रमा, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, परिक्रमण गति जिसे कहें, जो परिक्रमण या रेवोल्यूशन स्वरूप होता है वो, अर्थात पृथ्वी सूर्य के सदृश चारों तरफ घूमती हुई जो 365.26 वर्ष में पूरा का पूरा, जो 26 दिन में एक पूरा समय पूरा करती है, जिसके आधार पर वर्षों में परिवर्तन होता है, अर्थात वर्ष बदलते हैं। 2020 हुआ, 2021 आएगा, 22 आएगा, 23 आएगा, ये जो स्वरूप बदलेगा वो, और इसी के भीतर जो ऋतुओं का परिवर्तन होगा वो असल में परिक्रमा के आधार पर होता है, जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है, उसी को हम लोग समझते हैं। ये इसी से संबंधित पूरा का पूरा चित्र है जिसके आधार पर हम पृथ्वी की गतियों को समझते हैं। इन्हें हम 2 शब्दों से, 2 परिभाषाओं में व्यक्त करते हैं, जिन्हें हम विषुव और ऐनांत, विषुव या इक्विनॉक्स और ऐनांत या सोलस्टिक कहते हैं। तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी की 1 वर्ष की गति में 2 विषुव होते हैं, 2 ऐनांत होते हैं। जैसे विषुव की बात करें तो आपका बसंत विषुव होता है, स्प्रिंग
इक्विनॉक्स होता है और शरद विषुव होता है ऑटम इक्विनॉक्स होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम ऐनांत की बात करें, सोलस्टिक की बात करें, तो दो सोलस्टिक भी होते हैं। एक समर सोलस्टिक होता है और दूसरा विंटर सोलस्टिक होता है। अर्थात ग्रीष्म ऐनांत होता है और शीत ऐनांत होता है। ये दो तरह के ऐनांत होते हैं। तो हमारे पूरी परिघटना में दो ऐनांत और दो विषुव की स्थितियां बनती हैं। अगर हम सूर्य को केंद्र में रखें और उसके आधार पर हम सूर्य की जो किरणें हैं उनको पूरी पृथ्वी पर पड़ने की स्थितियों के आधार पर समझें, तो हम मान लीजिए क्रम से शुरू करते हैं जनवरी माह को लेते हुए। जब सूर्य की किरणें, ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा से अर्थात दक्षिण क्षेत्र से प्रवेश करती हुई सीधे विषुवत रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर लंबवत पड़ती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा को या दक्षिणी क्षेत्र से प्रवेश करते हुए सीधे विषुवत रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर लंबवत पड़ती हैं, तो वो जो स्थिति होती है उसे बसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर मकर रेखा से होती हुई सीधे लंबवत पड़ती हैं, तो उसे हम बसंत विषुव कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये जो तारीख होती है वो 21 मार्च की तारीख होती है। बसंत विषुव के आसपास का जो समय होता है वो 21 मार्च के आसपास का समय होता है। ये ऐसी तारीख होती है जहां पर पूरी ही पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के विभिन्न स्थितियों में लंबवत पड़ती हैं, चाहे वो मकर रेखा से होकर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हो, चाहे कर्क रेखा से होकर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हो, तो पूरी ही पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और ये तारीख, पहली तारीख होती है 21 मार्च की जहां दिन रात बराबर होते हैं, और दूसरी तारीख होती है 23 सितंबर की जहां दिन रात बराबर होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी स्थिति इसी की बिल्कुल नीचे की स्थिति है। यहां पर जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र से, या हम ये कहें कि कर्क रेखा को पार करते हुए सीधे लंबवत पड़ती हैं, सीधे नहीं सॉरी लंबवत पड़ती हैं, तो ये जो तारीख होती है वह 23 सितंबर की तारीख होती है और इसे कहा जाता है शरद विषुव। ध्यान रखिएगा, इसे ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये ऑटम इक्विनॉक्स का समय होता है कब का, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा को क्रॉस करते हुए सीधे विषुवत रेखा पर जाती हैं, तो उसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। ये जो ऑटम इक्विनॉक्स की स्थिति होती है और जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स या बसंत विषुव और शरद विषुव की स्थिति होती है, ये दो ऐसी तारीखें हैं पूरी पृथ्वी पर जब दिन और रात पूरी ही पृथ्वी पर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में भी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी, और दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर में भी पूरी ही पृथ्वी पर बराबर होते हैं। आप 24 घंटे मान रहे हैं तो 12-12 घंटे डिवाइड कर लीजिए, बात खत्म। लेकिन एक साधारण सी स्थिति पूरी ही पृथ्वी पर, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं, लंबवत की स्थिति होती है विषुवत रेखा पर, इसलिए पूरी ही पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और ये तारीखें हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च 23 सितंबर दिन रात बराबर होने का। दूसरी स्थिति है सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना। हमारी जो लाइन है, काल्पनिक रेखाएं, चाहे वो मकर रेखा हो या कर्क रेखा हो, जो हमारा मध्य का स्वरूप है जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के बिल्कुल ऊपर, लगभग 5 किलोमीटर ऊपर की स्थिति, वो जो स्वरूप है, वहां पर जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो वहां पर भी दो स्थितियां होती हैं। जब कभी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर, ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा पर, या ये कहें कि उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में सीधे पड़ती हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्थ हेमिस्फीयर में सीधे पड़ रही होती हैं, तो यह ग्रीष्म ऐनांत का समय होता है, समर सोलस्टिक का समय होता है, ग्रीष्म ऐनांत का समय।
ग्रीष्मायनांत का समय कब होता है? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ रही होती हैं। और ये जो तारीख होती है ये आपकी 21 जून की तारीख होती है। आने वाला है 21 जून, ध्यान रखिएगा। और 21 जून की तारीख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तारीख ध्यान रखिएगा। और इसी ग्रीष्मायनांत को कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। ग्रीष्मायनांत, समर सोलस्टिक या कर्क संक्रांति, यह 21 जून की तारीख होती है। अब कभी ये तारीखें नहीं याद होती हैं तो कुछ ऐसे याद करिए, ज्यादा कुछ नहीं। 21 मार्च, 21 जून, 3 महीने का अंतर है। 21 मार्च, 21 जून। अब 21 जून से 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ऐसे 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21, 22, 23, बस यही 3 तारीखें हैं। और ये ध्यान रखें, पहली दोनों तारीखें आपकी 21 हैं, 21 मार्च और 21 जून की, उसके बाद 23 सितंबर की, और उसके बाद आपकी 22 दिसंबर की, ये तारीख है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीष्मायनांत है, समर सोलस्टिक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ रही होती हैं। ये उत्तरायण का समय होता है, सूर्य इस समय उत्तरायण की स्थिति में होते हैं। तो ये जो स्वरूप है, इसमें हमारी पृथ्वी पर ये घटना होती है कि उत्तरी गोलार्ध पर प्रकाश ज्यादा पड़ रहा होता है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन ज्यादा बड़े होते हैं। 21 जून वह तारीख है, ग्रीष्मायनांत की वह समय है। कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती हैं तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। जैसे हमारे यहाँ गर्मियों का सीजन जो होता है वो दिन बड़े सीजन का होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। इसका उल्टा कर लीजिए, दक्षिण गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं। इसका मतलब दक्षिण गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी होती हैं। ये 21 जून की परिघटना है, ध्यान रखिएगा। इसी को ग्रीष्मायनांत कहा जाता है। अभी पिछले साल यूपीएससी 2019 में प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया और इसी प्रश्न को पूछा गया है, उसमें तारीखें नहीं दी गई, यही पॉइंट दिए गए हैं कि ग्रीष्मायनांत या बसंत विषु, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने तारीखों का प्रयोग नहीं किया। ग्रीष्मायनांत को लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा था कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें कब होती हैं, तो ग्रीष्मायनांत के समय की स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा। या जब सीधी पड़ती है कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती हैं उस समय। इसी के अपोजिट चले जाएं, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, इसका मतलब है मकर रेखा मतलब जो साउथ हेमिस्फीयर है या दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर सीधी पड़ रही होती है। इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, सूर्य की रोशनी ज्यादा होगी, सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा, दिन बड़े होंगे, मतलब रातें छोटी होंगी। इसी का अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होंगे। और ये जो समय होता है वो होता है 22 दिसंबर का समय, ध्यान रखिएगा। ये 22 दिसंबर का समय होता है, इसे शरद अयनांत कहते हैं या विंटर सोलस्टिक कह सकते हैं इसको। और यही मकर संक्रांति के सीजन का समय होता है। हाँ, वो अलग बात है कि भारत में मकर संक्रांति 14-15 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन जो वैज्ञानिक आधार बताता है वो 22 दिसंबर बताता है। तो मकर संक्रांति और शरद अयनांत दोनों एक ही चीज हैं। ये 22 दिसंबर की तारीख होती है और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो होती हैं वह हमेशा मकर रेखा पर, कैप्रिकॉर्न रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, कैंसर लाइन पर सीधी नहीं पड़ रही होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि एक प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो गर्मियों में क्रिसमस मनाता है, तो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और ये 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या 25 दिसंबर की जो तारीख है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए गर्मी का समय होगा, क्योंकि मकर रेखा के नीचे के जो देश हैं मकर रेखा के, वहां पर जो सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, इसका मतलब वहां पर गर्मी की स्थितियां ज्यादा हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसी भी स्थिति है। तो ये आपकी प्रमुख तारीखें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी का एक छोटा सा पॉइंट है उपसौर और अपसौर, पेरिहेलियन या अपहेलियन का। ये पृथ्वी की गतियों में ही आता है, उपसौर और अपसौर का।
हाँ, बहुत छोटा सा स्वरूप है इसको लेकर, बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा। उपसौर और अपसौर, ये आपका सूर्य का स्वरूप है, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी की गतियों के आधार पर हम बात करते हैं। हालांकि ऐसा कुछ स्वरूप है नहीं, लेकिन फिर भी हम पृथ्वी की कक्षा के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। देखिए, जब आपसे प्रश्न पूछता है कि अपसौर क्या होता है और दूसरा प्रश्न करता है उपसौर क्या होता है, ये ध्यान रखिए। ये आपका पेरिहेलियन और ये आपका अपहेलियन, ये ध्यान रखिए। तो इसका अपसौर का मतलब ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी अपनी अधिकतम दूरी पर होते हैं। वैसे तो हम सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक एवरेज मान के चलते हैं कि ये 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, ये 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। लेकिन पृथ्वी का जो घूर्णन की को लेकर परिक्रमा को लेकर जो उसकी कक्षा है, उसका जो ऑर्बिट है, वो बिल्कुल गोल तो है नहीं, ये आपको मालूम होना चाहिए। वह एक अंडाकार स्वरूप में है, और अंडाकार स्वरूप होने का मतलब जैसा अंडा होता है उसमें आपने देखा होगा कि उसका एक हिस्सा जो होता है वो उसकी लंबाई अधिक और दूसरा हिस्सा जो होता है उसकी चौड़ाई जो होती है वो कम होती है। तो लंबाई चौड़ाई में काफी अंतर होता है किसी भी अंडे में। बिल्कुल वैसी ही स्थिति यहाँ पर हमारे पृथ्वी की स्थिति में है, गतियों में या कक्षा में है। तो ये जो पृथ्वी और सूर्य अपनी अधिकतम दूरी पर होते हैं, अधिकतम दूरी मतलब दूर की स्थिति, इसी कहा जाता है अपसौर। और ये जो दूरी होती है वो होती 15.2 करोड़ किलोमीटर की, और ये तारीख होती है 4 जुलाई की। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है, और यह तारीख होती है, ये तारीख 4 जुलाई होती है, और यह किलोमीटर के रूप में दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर लगभग। दूसरी स्थिति जब पृथ्वी सबसे नजदीक की स्थिति में होती है सूर्य की, उसे कहा जाता है अपहेलियन या उपसौर या पेरिहेलियन, उसे कहा जाता है। तो पेरिहेलियन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक की स्थिति में है। नजदीक की जो तारीख होती है, ध्यान रखिएगा, 3 जनवरी है, और ये जो दूरी होती है वो 14.7 करोड़ किलोमीटर की होती है। कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है, तो 15.2 करोड़ किलोमीटर की अधिकतम दूरी है। ये भी प्रश्न आया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर लगभग है, और एवरेज जो दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर की। अधिकतम दूरी किस तारीख को होती है? 4 जुलाई को होती है। न्यूनतम दूरी किस तारीख को होती है? 3 जनवरी को होती है। न्यूनतम दूरी का समय उपसौर कहलाता है, अधिकतम दूरी का समय अपसौर कहलाता है, अपहेलियन या अपसौर कहलाता है। तो ये पृथ्वी की गतियों के कारण होता है। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारी देशांतर रेखाएं और आपकी अक्षांशीय रेखाएं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस जो हैं, उनके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे।